देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद हो दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी मशाल लेकर पहुंच गया तीसरी जगह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दोस्तों, जहां से राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के युवाओं को सिस्टम में फैले अंधेरे को दिखाया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। राहुल गांधी की तरफ से डेटा, दर्द और दौलत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, और इस दौरान राहुल गांधी के द्वारा 3 लोगों को लेकर यानी अडानी, आरएसएस और बीजेपी को लेकर कैसे बताया है कि खतरनाक तिकड़ी ने देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। दोस्तों डिटेल में बताएंगे पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के अंदर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन कानून के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी कर ली गई है और थलापति विजय इसका कर रहे हैं नेतृत्व। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने देश के अंदर धर्म जाति की राजनीति से देश को ऊपर उभार कर छात्रों के असली मुद्दों के इर्द गिर्द ला दिया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही लगातार कांग्रेस पार्टी युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाती जा रही है और तब से देश के अंदर लगातार रोजगार कम होते चले जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब इसका असर इतना ज्यादा हो चुका है कि देश के युवा सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो अब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का तीसरा पड़ाव पहुंच गया प्रयागराज, जहां पर राहुल गांधी ने अपने पूर्वजों की मातृभूमि प्रयागराज में 3 बड़े मुद्दे उठाए दोस्तों। राहुल गांधी ने देश की जनता से बात करते हुए, युवाओं से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए आज की डेट में सबसे बड़े 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो हमारा दुख है, दूसरा हमारा डेटा है और तीसरा उनकी दौलत है। कांग्रेस पार्टी ने 1,78,000 से ज्यादा लाखों के रजिस्ट्रेशन कराने की भी जानकारी दी दोस्तों, और भारी संख्या में लोगों का हुजूम जहां तहां देखने को मिल रहा था, बल्कि पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों के गूंज कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम करवाया गया दोस्तों, जिसमें पंजाब से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों के अंदर लोग लाइव देख रहे थे कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में क्या कुछ बोल रहे हैं दोस्तों। इससे पहले राहुल गांधी की रैली को होने से रोकने के लिए तमाम तरीके के अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई, चाहे कायस्थ पाठशाला केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के एक आदेश और लगातार बारिश से मैदान के जल भराव और प्रशासनिक मंजूरी न मिलने का हवाला देकर कार्यक्रम की अनुमति को रद्द किया हो, फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले पर डटकर मुकाबला करते हुए जैसे तैसे परमिशन लिया गया हो और फिर कार्यक्रम किया गया हो। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और बेरोजगारी भर्ती में देरी और सिस्टम का चक्रव्यूह राहुल गांधी का नया शब्द था दोस्तों। राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर कहा कि आप लोग सिस्टम के चक्रव्यूह में फंस चुके हो और सिस्टम का चक्रव्यूह ये है कि आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, आखिरकार आपको कुछ फायदा मिलेगा नहीं। आज भारत के अंदर 1000 में से मात्र 12 लोगों को, 12 बच्चों को केवल पक्की नौकरियां मिल रही है। आपका डेटा आपके पास नहीं है और आप लोग पूरी तरीके से मजदूर बने हुए हो, यानी बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है। उसके बाद शिक्षा में आपको कुछ फायदा नहीं है। 8-8 घंटे तक रील में आपको फंसा कर रखा गया है, यानी सोशल मीडिया का एक नशा युवाओं को लगाया गया है और ऐसे पूरा एक चक्र बनाया गया है जिसमें युवाओं से बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है। देश के शिक्षा व्यवस्था से युवाओं को कोई फायदा नहीं मिलता और सोशल मीडिया की लत लगा दी गई है। तो ये पूरा एक सिस्टम का चक्रव्यूह है जिसमें आम जनता को फंसा लिया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले लोगों का जिक्र किया दोस्तों, जिसमें एक बच्चा बताता है कि वो 10 घंटे तक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है और वहां से पैसे जुटाकर पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन उसका कुछ फायदा उसे मिला नहीं क्योंकि पेपर ही लीक हो जाता है। यानी दर्द आपका बताते हुए राहुल गांधी आगे डेटा की भी बातें करते हैं कि हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, 40 करोड़ युवा है और ये युवाओं की ताकत है, लेकिन आपका डेटा छीनकर बड़ी बड़ी कंपनी को दिया जाता है। फिर आपको कहा जाता है कि आप रील बनाइए और कंटेंट बनाइए। इसके बाद अंत में राहुल गांधी की तरफ से एक लास्ट प्रेजेंटेशन दिखाया गया दोस्तों, जिसे लेकर पूरी तरीके से युवाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला और जोर जोर से चिल्लाने लगे दोस्तों। ये राहुल गांधी जो दिखाते हैं, इसमें अडानी, मोदी, शाह और आरएसएस को दिखाया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि अंत में इनकी दौलत की बात करता हूं, यानी अडानी की संपत्ति मोदी शासनकाल में 30 गुना बढ़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो पहले 150 करोड़ के आसपास की पार्टी हुआ करती थी, यानी 150 करोड़ रुपए बीजेपी के पास हुआ करते थे, आज बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इसके बाद संघ का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की बड़ी बड़ी संस्थानों में, प्रयागराज यूनिवर्सिटी ऐसी संस्थानों के अंदर आरएसएस के लोगों को, प्रचारकों को बिठा दिया गया है जो आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं और ये लोग तीनों मिलकर, यानी अडानी, मोदी, शाह और आरएसएस तीनों मिलकर ये त्रिकोणीय व्यवस्था बनाकर खुद के फायदे में लगे पड़े हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर
दरअसल प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी की सभा पूरी तरीके से सफल हो गई दोस्तों, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र करने की भी कोशिश की गई थी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आनंद भवन के बाहर निकलते समय कुछ लोगों के द्वारा कथित तौर पर काला झंडा दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सचेत रहते हुए इनको पहले ही आधे रास्ते में ही रोक लिया गया दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता इरशाद उल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जब राहुल गांधी केपी ग्राउंड की ओर बढ़ रहे थे, यानी छात्रों की गूंज कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे थे, तब आनंद भवन से निकलते वक्त उनको काला झंडा दिखाने की कुछ कोशिश कर रहे थे लोग, जिनको बाद में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसी पर हम लोग सवाल खड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इनको पता है कि ये लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे तो इनको पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मौजूदा प्रशासन ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। अगर किसी नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी और नेता का कार्यक्रम होता तो पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई होती, काले कपड़े पहनकर लोगों को आसपास भी भटकने नहीं दिया गया होता। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं काला झंडा दिखाने की कोशिश की गई जो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गई दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश तो की गई थी, इसीलिए प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन दो अलग अलग तरीके के इन लोगों के मापदंड दिखाई देते हैं। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चेन्नई से थालापति विजय ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्लियर कट मैसेज भेजा है दोस्तों। बीजेपी के लोग दिल्ली में सोच रहे हैं कि परिसीमन कानून को लाया जाए, यानी महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कानून जो पहले भी लाने की कोशिश की गई उसको वापस से लेकर आया जाए। इस तरीके की भाजपा की तैयारियों पर थालापति विजय ने भी पानी फेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। थालापति विजय ने 57 सांसदों की एक बैठक बुलाई दोस्तों, जिसमें फैसला लिया गया कि 543 लोकसभा की सीटें ही देश के अंदर रहे, यानी देश के अंदर सीटों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है और बढ़ाना नहीं चाहिए। थालापति विजय ने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि हम सारे सांसद मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बैठी सरकार किसी भी तरीके से परिसीमन कानून को हमारे ऊपर थोप ना सके। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन तमिलनाडु में कराकर तमिलनाडु को कमजोर करने की ये कोशिश हो रही है, जिस पर डीएमके, एआईएडीएमके, पीएमके और डीएमडीके और एमएनएम के साथ साथ सभी लोग मिलकर थालापति विजय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के किसी भी इस रवैये का विरोध करेंगे दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को लग रहा होगा कि थालापति विजय अभी नई नई राजनीति में आए हैं तो वो थालापति विजय ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे बीजेपी को रोकने की, लेकिन तमिलनाडु का पानी ही उस तरीके का है या फिर तमिलनाडु की राजनीति ही उसी तरीके की है कि केंद्र सरकार के द्वारा थोपी गई किसी भी योजना को तमिलनाडु बर्दाश्त करता नहीं है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि आम जनता बेवकूफ है, इनको बोल देंगे कि हम लोग वुमेन रिजर्वेशन लेकर आना चाहते हैं और वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का कानून पास करवा देंगे और लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन लोग तो 12-13 साल से बीजेपी की सरकार देखने के बाद एक एक बीजेपी की चाल को समझते हैं और इसीलिए आजकल भाजपा वालों की कोई दाल नहीं गल पा रही है दोस्तों। इसे बीजेपी वालों की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ी पड़ी है और इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी को हर जगह पर घूर रहे हैं दोस्तों कि राहुल कहां गए, उन्होंने क्या बोला, राहुल गांधी संसद में कब आएंगे, राहुल गांधी डिलिमिटेशन कानून को पास करने देंगे या नहीं करने देंगे, यानी राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों किरण रिजिजू। ऐसे में आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर हमला बोला है दोस्तों। शनिवार को मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने पूछा कि जब सुनवाई चल रही थी तब मोदी गद्दारों से क्यों मिले, डरो मत, ये मैसेज किसके लिए है, शाह, फडणवीस या कोर्ट के लिए। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले संसद में शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे के गए सांसदों से मुलाकात की थी। अब उद्धव ठाकरे ने इस पर कटाक्ष किया दोस्तों और उद्धव ठाकरे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संजय राउत ने एक्स पर हमला बोला था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर शिंदे ग्रुप के 6 एमपी से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट के अंदर मामले की सुनवाई चल रही है और इस बीच ये सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इनडायरेक्ट तरीके से ये मैसेज देना चाहते हैं? क्या अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस कोर्ट को धमकाना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे ने पूछा कि बंद दरवाजे के पीछे क्या बातचीत हुई है, ये बातचीत आम जनता के बीच में कैसे आई, यानी पब्लिक कैसे किया गया कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ में हैं। तो ये बताकर कहीं ना कहीं देश के कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब शिवसेना यूबीटी वालों को भी पता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे देश के अलग अलग तंत्रों पर अपने अपने हिसाब से सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी दिखाई देती है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे, जिन संस्थानों का जो काम होता है वो करने की जगह बाकी दुनिया के सारे काम करते हैं, या ऐसा लगता है कि बीजेपी का एक इकोसिस्टम बन चुका है दोस्तों, जो संस्थानें देश के अंदर निष्पक्ष होनी चाहिए वो बीजेपी के इकोसिस्टम के इर्द गिर्द काम करती है। साथ ही साथ
कुछ ही दिनों के बाद कंगना रनौत को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने देश के युवाओं को लेकर, खासकर जेनजी जनरेशन को लेकर उल्टे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब वो अपने बयान का बीच बचाव करती हुई दिखाई देती है। कंगना रनौत ने देश के जेनजी को लेकर यानी युवाओं को लेकर कहा था कि वो तो गटर जनरेशन है और गटर शब्द का इस्तेमाल करते हुए देश के युवाओं को एक नई तरीके की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों ऐसे में कंगना रनौत के बयान पर अब इन्होंने पलटी मारते हुए देश के एक और अखबार से बात करते हुए कहा कि जो हमारे देश के युवा है यानी जेनजी है वो हमारे देश की मजबूती है और हमारे देश के लिए एक मजबूत संपदा है जो देश को आगे लेकर जाएगा। यानी गटर जनरेशन वाले शब्द की जगह अब देश के युवा देश का भविष्य है और हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं, देश की संपदा है। तो इस तरीके की बातें अब ये करने लगी है। कंगना रनौत ने जेनजी वाले बयान को लेकर आनाकानी करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो जेनजी यानी युवाओं से जुड़े हुए रहते हैं लेकिन वो युवा होते नहीं है, उनके बारे में मैंने ये बोला था। यानी अब अपने बयान का बीच बचाव करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनौत को पता चल गया होगा कि आखिर वो एक एक्ट्रेस हैं, तभी जाकर देश के अंदर उनकी बात कोई सुनता है, यानी सांसद बनी बाद में मंडी लोकसभा क्षेत्र से, तो उससे पहले वो एक्ट्रेस हैं तो उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी और फिल्म बनाना पड़ेगा और फिल्मों बनाती भी है। ऐसे में दोस्तों अगर वापस से इनकी नई फिल्म आएगी और युवा जो सबसे ज्यादा फिल्में देखते हैं उनको पता चलेगा कि कंगना रनौत की फिल्म आई है तो फिर वो फिल्म गटर में ही मिलेगी। शायद यही बड़ा कारण है कि अब कंगना रनौत को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो अपनी गलती के एहसास के लिए इस तरीके का अब बीच बचाव वाला बयान दे रही है। इस पर आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज जैसा बड़ा कार्यक्रम करते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर काफी दिनों के बाद यानी 15-15, 20-20 दिनों के बाद अरेंजमेंट के बाद कार्यक्रम किए जाते हैं, तो ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी लेट करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है तब जाकर कोई बड़ा कार्यक्रम हो पाता है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है दोस्तों की पूरा का पूरा जो तंत्र है, जो बीजेपी का प्रशासन का एक तंत्र है, वो भाजपा के इशारे पर काम करता है। पहले केपी ग्राउंड में रैली करने की इजाजत को 3-4 दिन पहले समाप्त किया गया दोस्तों, लेकिन बाद में वापस से इजाजत दिया गया। तैयारियों को एक रात पहले पूरा किया गया और अब एक और बड़ी खबर ये सामने आती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी जो प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसे कंपटीशन रखा गया था, यानी ऐसे को लेकर वाद विवाद रखा गया था ताकि बच्चे ऐसे कंपटीशन में ही फंस जाए और राहुल गांधी की सभा में नहीं जाए। लेकिन ये सब चीजें जो छोटे छोटे स्तर पर की गई थी वो कुछ भी काम नहीं आई। साथ ही साथ बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से एक मैसेज क्लियर आया है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज की उपेक्षा करती रहेगी तो बीजेपी के साथ वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ में हुआ और वो बांकीपुर का चुनाव हार गए। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी सवर्ण समाज बीजेपी को मजा चखाने के लिए तैयार है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च जाति के विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, चाहे यूजीसी से समानता संबंधित नियमों के विरोध का प्रदर्शन का मामला हो। 3 अगस्त को राजपूत करणी सेना ने जयपुर के अंदर यूजीसी के नियम के खिलाफ विरोध किया था और बीजेपी सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल का दुरुपयोग किया गया था। इस बात को लेकर सवर्ण संगठनों में एक बड़ी नाराजगी है कि भाजपा सरकार सवर्ण संगठनों की बात नहीं सुन रही है। एक टाइम में बीजेपी की सरकार में सवर्ण समाज के जो बड़े बड़े संस्थान थे उनका बोलबाला था दोस्तों, लेकिन बाद में पता चला तो उसके बाद बीजेपी ने अपने रंग रूप में बदलाव किया और अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बांकीपुर में बीजेपी केवल इसीलिए हारी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे हार्डकोर वोटर थे वो सबके सब पलट गए, यानी सबके सब प्रशांत किशोर की तरफ चले गए। ऐसे में सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग बांकीपुर के अंदर एक मैसेज देता है कि वो बीजेपी को लेकर नाराज है दोस्तों। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर वाला चुनावी समीकरण झेलना पड़ेगा और बांकीपुर ने एक उदाहरण दिया है कि बीजेपी के लोग उच्च जाति वर्ग की राजनीति में फंस सकते हैं दोस्तों। बांकीपुर के बाद अब बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्य वर्ग को मनाने के लिए जुटने वाले हैं, यानी बीजेपी को पता चल चुका है कि अंदर खाने बड़ा डैमेज चल रहा है। दूसरा, अखिलेश यादव भी ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो विपक्ष भी अपने तरीके से ऐसा नहीं है कि वो ये सोचकर बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के इर्द गिर्द ही सवर्ण दिखाई देंगे। विपक्ष ने भी अपने तरीके से सवर्ण समाज के बड़े बड़े नेताओं को साथ में लेना शुरू कर दिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया दोस्तों। इस पिक्चर में उन्होंने बंदर की एक तस्वीर लगाई और लिखा हुआ है कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। इस बात को लेकर अब बीजेपी वाले काफी ज्यादा बौखला गए हैं दोस्तों और इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान बताया जा रहा है। ऐसे में ये जो एक नारा था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था दोस्तों, खासकर जनजी आंदोलन में जंतर मंतर पर, और तब से इस नारे को लेकर अलग अलग तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती रहती है। ऐसे में जो प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया गया है, क्या ये बीजेपी वालों को और ज्यादा भाजपा वालों को डराएगा धमकाएगा? दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
राहुल गांधी से युवाओं ने पूछा कि राहुल गांधी जी आप शादी कब कर रहे हो। इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद लोगों को लगा कि शायद राहुल गांधी ये बताएंगे कि वो कब शादी करने जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है आपका जवाब अगले रील में मिल जाएगा। और इसके बाद राहुल गांधी जो रील पोस्ट करते हैं दोस्तों, उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा लेकिन पहले प्रयागराज आओ, प्रयागराज में मुलाकात करते हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में उस बच्चे के जवाब को देते हुए कहा कि पहले आप आओ प्रयागराज तब आपको बताऊंगा। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने प्रयागराज के अंदर छात्रों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए प्रमोट करते हुए युवा को आश्वासन भी दिया है। ऐसे में दोस्तों ये कॉमन सी बात है कि राहुल गांधी से हर बार ये पूछा जाता है कि आप शादी कब करोगे, लेकिन जवाब देने का जो उनका तरीका है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें शशि थरूर ने सीजेपी को लेकर एक बयान दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारे लिए आंखें खोलने वाला पूरा मामला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है शशि थरूर का कहना है कि राजनेताओं को युवाओं की बात सुननी चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। उनका तर्क है कि जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा भारतीय राजनीति और चुनाव में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थरूर ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति में आपको लोगों की आवाज सुननी चाहिए और युवाओं की आवाज तो खासकर सुननी चाहिए। 2029 के चुनावों में सबसे बड़ा अगर एक एकल मतदान समूह बनेगा, यानी एक ग्रुप बनेगा जो सबसे ज्यादा वोट को प्रभावित करेगा, तो वो युवाओं का होगा। और इसीलिए हमें अपने जेन जी और जेन अल्फा के बारे में सोचना चाहिए। यानी जब से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं दोस्तों, बीजेपी अपनी पार्टी को जेन जी की पार्टी बनाने लगी है। तो इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बीजेपी जानबूझकर उपचुनाव हारी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या बेईमानी किए बिना चुनाव जीता जा सकता है। अखिलेश यादव की ये बातें काफी बड़ी बात है दोस्तों। अखिलेश यादव बांकीपुर के उपचुनाव का जिक्र कर रहे थे। इसी के साथ में 86,000 कुंटल गेहूं कौन खा गया, इसका कोई अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर सियासत तेज हो गई है दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अंदर करीब 86,000 कुंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से सागर जिले में लगभग 14,000 क्विंटल गेहूं में कथित गायब हो जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई करें। अब ये बहुत बड़ा मामला है। 86,000 क्विंटल गेहूं का गायब हो जाना कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के रवैये को दिखाता है कि इनको खाद्यान्न को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कि खाद्यान्न की व्यवस्था किस तरीके की है, कहाँ ये गेहूं जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिन गेहूं का एमएसपी के दाम पर बीजेपी की सरकार खरीदी है या कोई भी सरकार खरीदी है, अगर वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, आम जनता उनका इस्तेमाल नहीं करती, साफ तौर पर देश के लोगों का अपमान है दोस्तों, देश के करदाताओं का अपमान है। साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के द्वारा रास्ता रोके जाने के आरोप में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से पहले माहौल गर्मा दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक कार्यक्रम हो रहा था दोस्तों और भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में पुलिस के द्वारा रास्ता रोके जाने को लेकर पुलिस के विरुद्ध में जमकर नारेबाजी की गई। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे थे। यहाँ तक कि एसएसपी दफ्तर की ओर कांग्रेस पार्टी के लोग बढ़े। बाद में पता चला कि एसएसपी साहब है ही नहीं और इसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ में काफी ज्यादा नोकझोंक देखने को मिली दोस्तों। उत्तराखंड कांग्रेस भी एक तरीके से एग्रेसिव अब दिखाई देती है। साथ ही साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस और संघ के लोगों को चंदा चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया दोस्तों। उन्होंने कहा कि आरएसएस और संघ के लोग ही चंदा चोरी कर रहे थे वहां पर, यानी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा ये टिप्पणी की गई है जो बीजेपी वालों को और ज्यादा बौखला सकती है दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के लोकसभा के सांसद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को सलाह दी दोस्तों। कहा कि प्रयागराज की जगह राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए था, यानी रांची के अंदर छात्रों का आंदोलन चल रहा है तो वहां जाना चाहिए था, यानी राहुल गांधी को हिदायत दे रहे थे दोस्तों। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि किरण रिजिजू प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोकसभा में तो बुला नहीं पा रहे और राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आपको कहां जाना चाहिए। इसके बाद लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनको इटली और अलग अलग दुनिया के देशों में जाने की जगह, यानी इटली नॉर्वे जाने की जगह मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर की जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। कम से कम बीजेपी वाले ये ज्ञान ना दे कि राहुल गांधी को कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। और रही बात रांची वाली, तो राहुल गांधी ने फोन करके रांची के अंदर सरकार और छात्रों के संगठन को एक दूसरे से मिलने के लिए पूरा एकजुट कर लिया है और दोनों आपस में एक मुलाकात भी कर चुके हैं और आजकल में 2-3 मुलाकात और हो जाएगी और जल्द से जल्द समाधान निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन सरकार आम जनता से जुड़कर चलती है तो ये उम्मीद जल्द समाधान हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप लोग इस पर जो कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में बताया है कि
आईआईटी दिल्ली के अंदर कॉन्वोकेशन चल रहा था, यानी बच्चों को डिग्रियां बांटी जा रही थी और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली आईआईटी के छात्रों को बताया गया था कि प्रधानमंत्री के सामने कितना झुकना है। जब प्रधानमंत्री मेडल पहनाएंगे कन्वोकेशन के दौरान तो उन्हें प्रधानमंत्री के सामने कितना झुकना है इसकी भी प्रैक्टिस करवाई गई थी। यानी आईआईटी के बच्चों को अब ये सब करना पड़ रहा है दोस्तों नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए, उनके सम्मान के लिए। यानी खासकर अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर भाजपा मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, इस तरीके की हरकतें तो करवाएंगे। और बड़ी बात यह है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े बच्चों को भी ऐसा करना पड़ रहा है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ राहुल गांधी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बताया गया कि 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हुआ। 2020-21 में यूपी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ। 2022 में लेखपाल वाला काम हुआ और उसके बाद आरओ परीक्षा 2023 में पेपर लीक हुआ। 2023 में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हुआ। तो ये सारे लीक की जानकारी देते बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से पेपर लीक का फिनोमिना कई जगह देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है दोस्तों, लेकिन छात्र अपना अनुभव साझा करते हुए राहुल गांधी से ये बातें कर रहे थे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी यानी आरएलजेपी के नेता चिराग पासवान कहते हैं कि निजी क्षेत्रों के अंदर एससी एसटी और ओबीसी वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।